استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم। इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं हैदराबाद से आए हुए कैरियर गाइडेंस काउंसिल के मेहमानों से मेहमान मीर मोहसिन अली साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोहम्मद सबी अली अवेज UAV MNC कंपनी, मोहम्मद रियाज अली इसको प्रतिष्ठा 1977 से पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और अभी तक 14 साल से शहर निजामाबाद में अपनी मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दे रही है। चाहे वो ब्लड वगैरह बारिश के मौके पर गरबा की मदद हो या फिर बीमारों को ब्लड डोनेशन या फिर दिगर ज़रूरियात की फराहमी, कोविड के मौके पर भी MSO की जानिब से हर तरह की मुमकिन मदद आवाम को पहुँचाई गई। यहाँ तक कि हमारे मेंबरान ने लावारिस लाशों की तस्वीर के लिए खुद उन्हें वसूल भी दिया और उनकी कब्रों में उतरते हुए उनके आखिरी रुकनात को अंजाम दिया। इसी तरह हर साल MSO की जानिब से कैरियर गाइडेंस और ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। इसका मकसद एक तो फलाह आवाम की फलाह के लिए है और दूसरा हमारे जो नौजवान हैं उन लोगों में अखलाकी शौक़ बेदारी और उनके खिदमत के जज्बे को बढ़ाना हमारा अहम मकसद है और इसीलिए हम नौजवानों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि इन फलाही कामों से वो खुद अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। और आज का एक प्रोग्राम भी इसीलिए करी है ताकि हमारे नौजवान मुस्तक़बिल में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। साबित में भी MSO की जानिब से IAS IPS ग्रुप सर्विसेज की वकालत से शौक़ बेदारी प्रोग्राम रखा गया था और कई कैंडिडेट्स ने प्रीलिमिनरी भी क्लियर किया था। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज कार्रवाई आगे बढ़ाने के इस प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमारे मेहमान मोहम्मद सबी साहब को करता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जिसका नाम है करियर गाइडेंस काउंसिल, हैदराबाद बेस्ड है। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि कुछ लोग थे, आप लोग तो सुने होंगे, आप लोग मालूम होगा कि हैदराबाद में एक एरिया है हाईटेक सिटी करके, राइट? सुने हैं ना आप लोग? उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें कुछ लोग काम करते थे, एक दो दोस्त समझिए आप। सो दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी। वो लोग सोचे कि कुछ किया जाए सोसाइटी के लिए। तो उनके जहन में आया कि क्या करेंगे। अब लोगों से मशवरा करे जाके कि क्या कर सकते हैं, व्हाट बेस्ट। बीइंग एन इंजीनियर, वो लोग इंजीनियर थे, तो जाके मशवरा करे उलमा से, किसी एक्सपर्ट्स लेवल से मुलाकात किए। तो उनको एक बात सामने आई कि उलमा से जब मिले तो उलमा बोले कि भाई तुम लोग तो आलिम नहीं हैं, तुम दरस कुरान वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन दीन की खिदमत करने का जज्बा है। तो उनको सही गाइडेंस ये दिया गया कि आप लोग जाके लोगों को गाइड करिए, बिकॉज यू आर इंजीनियर्स। आप लोग जाके लोगों को मैथ साइंस पढ़ाइए अच्छे तरीके से, जॉब पे लगाइए लोगों को, दैट बिकम्स योर सवाब जारिया। ये भी सवाब का काम है, ये भी दीन का काम है।
विद दैट थॉट ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ 2008 में। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, उसका सेलिब्रेशन भी हुआ है। इसमें हुआ क्या, स्टार्टेड विद 2 पीपल, 2 दोस्त से स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा थॉट था, लोगों की हेल्प की जाए। जब थॉट में आपकी सोच में इखलास होता है, सच्चाई होती है, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। लोग जुड़ते गए, 2 लोगों से स्टार्ट हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर दैन 200 वॉलंटियर्स अक्रॉस। अब आके कल के दिन कोई पूछेंगे हमारे से कि किसी कंपनी में रेफरल चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द रेफरल्स नॉट ओनली इन हैदराबाद, इंडिया। लोग दुबई को भी जाते हैं, सऊदी को भी जाते हैं, या यूएस भी जाते हैं, एंड दे नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, वो लोग फिर हमारे पास आते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वॉलंटियर्स स्प्रेड अक्रॉस। ये इंट्रोडक्शन है। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स करते हैं। एक होता है हमारा सैटरडे ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन वेबिनार्स। कोविड के दौरान क्योंकि जब फिज़िकल क्लासेस नहीं हो रहे थे, वी स्टार्टेड वेबिनार, और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो पहले हैदराबाद में थे या इंडिया में थे, नाउ दे हैव सेटल डाउन इन सऊदी वगैरह में सेटल हो गए वो लोग, या फिर यूएस वगैरह में सेटल हो गए। एक उनके लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि उन लोग का जो सर्विंग एटीट्यूड है, उनका जो एक वॉलंटियरिज्म था उनके अंदर, वो बाकी रखने के लिए वी कंटिन्यूड द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन क्लासेस हमारे सैटरडे को होते हैं, जहाँ पर हमारे दुनिया भर के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, दे गाइड पीपल। एवरी संडे हमारा प्रोग्राम होता है, दैट इज़ फिक्स, एक्सेप्ट ईद वगैरह आती है या कुछ इमरजेंसी होती है तो प्रोग्राम रुकता है। अदरवाइज़ एवरी संडे हमारे प्रोग्राम्स होता है। हैदराबाद में 2 लोकेशंस है, दोनों पे प्रोग्राम होता है हमारा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। वो प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चों को 1 घंटा ओपन प्लेटफॉर्म रहता है, जहाँ पर आप जैसे लोग बच्चे हैं जो 10th कर लिए, इंटर कर लिए, डिग्री कर लिए, आगे क्या करना नहीं मालूम, क्या गाइडेंस चाहिए, तो उसके रिलेटेड 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। सेकेंड आवर जो होता है ये होता है 11 से 12 से 1 जो है, व्हाट वी डू इज़ हम लोग को एक स्पेशलाइज प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स जो है एक फील्ड के नहीं हैं। वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डाइवर्स बैकग्राउंड से। इफ़ यू आस्क मी, आई एम एन MBA ग्रेजुएट, आई एम एन MBA BCom MBA किया था फाइनेंस में, सो माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन फाइनेंस, तो मैं फाइनेंस पे सेशन लेता हूँ। अकाउंटिंग पे जितने भी सेशंस हो सकते हैं मेरे से, आई टेक दैट। अब कोई इंजीनियर है, मोहसिन है, मोइस है, ये लोग जो है दे आर द इंजीनियर्स, तो दे टेक दैट टॉपिक्स। कोई जावा का एक्सपर्ट है, कोई .NET का एक्सपर्ट है, कोई SAP का एक्सपर्ट है, बेस्ड ऑन जिसका हमारे वॉलंटियर्स का फील्ड है, बेस्ड ऑन दैट वो दे टेक द स्पेशलाइज प्रोग्राम। ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ है। प्रोग्राम का फ़्लो ये रहेगा, वी विल ट्राई टू डिस्कस। अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो 10th पास किए हैं ये साल, दे आर गोइंग टू इंटरमीडिएट? 1 2 3 यहाँ पे 10th हुआ है, इंटर में जाने वाले हैं, राइट? 5-6 बच्चे हैं, ओके। कौन से बच्चे जो इंटरमीडिएट के हैं? कोई है इंटरमीडिएट? 3-4, ओके। ठीक, कोई ग्रेजुएशन के भी है क्या? एनीबडी डूइंग ग्रेजुएशन? एनीबडी एल्स? हम प्रोग्राम में क्योंकि 2 भी तरह के ऑडियंस हैं हमारे पास। वी हैव 10th क्लास जो अभी पास आउट किए हैं, जो इंटरमीडिएट वाले भी हमारे पास। तो इस तरह से हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे मतलब इसको लेके चलेंगे कि 10th वालों के लिए भी हेल्पफुल हो और इंटरमीडिएट के लिए भी हेल्पफुल हो। व्हाट वी विल डू इज़, हम पहले देखेंगे, विल स्टार्ट विद MPC। MPC में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं आप, ठीक है? सिमिलरली विल डू फॉर द BPC, CEC, HEC, एंड विल टच बेस ऑन दी IAS IPS में भी कैसे जा सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा टच बेस करेंगे आप, ठीक है? टू स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, MPC वगैरह में इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, आई वुड लाइक टू गिव अवे माइक टू मोहसिन टू टॉक अबाउट दैट। So my name is Mohsin. Hope you already got some introduction about me. I am a software engineer. I have 6 years of experience working with programming languages. As Sami bhai already told you that I will be talking about MPC, but let me give you some more ingredients to add on and to set up a goal, right? गोल कैसे सेट करना है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर आई विल एक्सप्लेन लाइक
how the field, how the world will be for you for an MPC student. ठीक है? Now, what do you think? What is the goal? Goal क्या है? GOAL goal. What is the goal? Anyone? Students who is already studying. What is the goal? Businessman. Businessman. No, I am asking about what is goal? What is the definition of a goal? Don't know. You don't know? Anyone? What is a goal? करना क्या है? Okay, point taken. kind of target. A kind of a target. Yeah. Anything else? Basically, we can say it's in Urdu मकसद. हमारा मकसद क्या है जिंदगी का? वो उसको हम बोलेंगे गोल. There will be some types of goals, right? So there are two types of goals. One is a short-term goal and one is long-term goal, right? For an SCC student or who is not in SSC, who is just studying into 8th or 9th standard, what will be their short-term goal? To clear the SSC examinations, right? What can be a long-term goal? To become something in the future. Like as you said, there is a target if you have already said. For example, if you want to become a doctor, then if you are a SSC student now, then becoming a doctor is a long-term goal for you. Isn't it? Right? So there are two types of goals. One is a short-term goal and one is long-term goal. But why are we discussing about this goal? Why is it important to have a goal? मकसद रखना जरूरी क्यों है? बिना मकसद के नहीं जी सकते कोई? Why is it important to have a goal? Any points? To do something in future. If you didn't set up any goal, then you cannot achieve anything. Right? To live a disciplined life, जिंदगी को सही ट्रैक पे गुजारने के लिए एक मकसद अगर हम सेट करेंगे, तभी हम जो है एक अच्छी सी जिंदगी गुजार सकेंगे. Right? When we have started from Hyderabad, we have chosen a way. Like first we'll start from somewhere, then we'll reach to one particular point, and then we all will gather, and from there we will start to Nizamabad. Right? So there was a plan which we have executed, and we are here now to deliver something for you. Right? And on the complete way from Hyderabad to Nizamabad, we were focused that we have to deliver something to you. यहाँ पर आके आपके साथ कुछ शेयर करना है, ये हमारे मकसद में शामिल था. राइट? हम रास्ते भर यही सोचे बात क्या करना है आपसे, कौन से स्टूडेंट आएंगे. मिसाल के तौर पे इसी एग्जाम्पल का अगर हम इफ वी कंसिडर टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट ऑल स्टेप्स यू विल बी टेकिंग आफ्टर SSC. Okay, for an engineer, as I am an engineer, what all steps you have to take? After SSC you have to do MPC, then you have to write which exam? MCET. Then you will get a what? You will get a seat into a engineering college. Then after spending all 4 years into some XYZ engineering stream, you will be becoming an engineer. Right or wrong? So if you have a goal, you will be focused. Right? करना क्या है और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज करते रहते. Isn't it? Right? So it is important to have a goal. Right? गोल रखने से हम हमारी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन वे में जिएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे हम, तब तक
कब तक मोटिवेटेड रहेंगे? जब तक कि हम कुछ हासिल ना कर लें, राइट? अगर गोल ही नहीं है तो हासिल क्या करेंगे? राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री और नॉट? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू. आई वॉन्ट इट टू बी सम इंटरैक्टिव. यू विल बी एनकरेज्ड. लोग आपका मकसद देख करके, बिपिन चंद्रपाल, डू यू नो बिपिन चंद्रपाल? आफ्टर हैविंग एन एक्सीडेंट फ्रॉम ट्रेन, her legs got completely, she was completely collapsed, right? Bed पे हो गई थी. Then she decided to cross all Himalayas, all 7 peaks, right? Whenever she decided that goal, at that point of time itself she got Padma Shri award. Do you know that? तो सिर्फ मकसद रखने से ही, कोई मकसद बनाने से ही हमको जो है एनकरेजमेंट मिलता, एप्रिसिएशंस, राइट और रॉन्ग? तो मकसद अच्छा रखना भी ज़रूरी है, राइट? विल बी पैशनेट. अगर हम कुछ हमारे तरफ से हम कुछ सोच लिए हैं जो हम बनना चाह रहे हैं, तो हम एक पैशनेट लाइफ जिएंगे, राइट? एक तो डिसिप्लिन आ जाएगा हमारी तबीयत में, हमारे एटीट्यूड में, एंड वी विल बी लिविंग अ पैशनेट लाइफ. राइट और रॉन्ग? Fine. So I have spoken about what is goal, types of goals, why it is important to have a goal. Now I am just going to discuss a technique which is being used in the MNCs to improve the employees' performance. Employees का performance improve करने के लिए कुछ techniques कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, तो वो टेक्निक अभी हम डिस्कस करेंगे. द टेक्निक नेम इज स्मार्ट. क्या है टेक्निक का नाम? स्मार्ट. SMART, स्मार्ट. तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ टेक्निक. लेट मी briefly tell you like what each letter is. S is for specific. So whenever you are setting a goal, you have to make sure you are deciding a specific goal. जैसे becoming a doctor is not a specific goal, because there are many doctors in the market now, in the fields now, whether it is a general physician, whether it is cardiac doctor, there are so many doctors. Similarly, if you want to become an engineer, which engineer you want to become? There are many fields: civil engineer, mechanical engineer, computer engineer, or which engineer? Now in market we are getting Mang engineer, right? Mang engineer is also a new term. Prompt engineer is also a new term. Who is an expert querying the ChatGPT or any kind of AI tools, right? So we have to be upgraded, and that goal which you are deciding, it should be a specific one, right? Now the next, what is the next word? M, right? SMART, smart. So M is for measurable. Whenever you are deciding a goal, you have to measure the goal by thinking where you are standing today. To become an engineer, if you are in SSC now, how much time it will take, and what is the route to become an engineer which you have decided. For example, I am software engineer. To become a software engineer, after SSC, you have to do MPC. There are two ways. One is you can do intermediate, another way is you can do polytechnic. Polytechnic is a diploma, right, where you will be getting a knowledge of which engineering field you want to go. समझ में आ रही मेरी बात? Polytechnic में you have to take computer engineering as a diploma course. If you are not going for Polytechnic, then you can directly go for an MPC course, MPC intermediate. Let us suppose that you have taken a intermediate in MPC. So after MPC, after spending these 2 years, you have to write MSET. You will get a seat in an engineering college, and you have to choose computer engineering, computer science engineering, or
IT, information technology, to become a software engineer, right? In the web counseling, whenever you prompt for an option in the web counseling, then you have to select either IT or CSC, right? Then after spending the 4 years, like how the process is, then you will become an engineer, software engineer, right? This is how you have to measure the goal, right? S is for specific. Whenever you are deciding a goal, it should be a specific one and it should be measured. You should be able to measure your goal daily or monthly or weekly, whatever it be, right? समझ में आ रही मेरी बात? आपको अपना गोल मेजर करना है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे. जो भी हम मकसद डिसाइड करेंगे उसको मेजर करना है, राइट? व्हाट्स द नेक्स्ट लेटर? ए. ए इज फॉर अचीवेबल. There is an next person who has decided to start up a business, next day of the clearing SSC examination. Is it possible? A multinational business, if he want to start, is it possible for him? No. So the goal which we are deciding, it should be achievable. उस बंदे के लिए जो सिर्फ एसएससी किया हुआ है, उसके पास एक मल्टीनेशनल बिजनेस खड़ा करने के लिए नॉलेज नहीं है. एंड ऑल्सो ही माइट बी ही विल नॉट हैव द कैपिटल. पैसा भी उतना नहीं रहेगा और उतनी नॉलेज भी नहीं रहेंगी, राइट? ना ही उतने स्किल्स रहेंगे कि हम एक मल्टीनेशनल बिजनेस खड़ा कर सकें, राइट? तो हमारा गोल भी हम जो सेट कर रहे हैं वो एक अचीवेबल गोल रहना है, राइट? जिसको हम हासिल कर सकते हैं. गेट इट? व्हाट्स द नेक्स्ट लेटर? आर. आर इज फॉर रियलिस्टिक. आर इज फॉर व्हाट? रियलिस्टिक. जैसे जो पोजीशंस कंपनी में या फिर मार्केट में अवेलेबल है, उसी पोजीशंस को बेस रखते हुए हमारा गोल हमको सेट करना है, राइट? अगर कुछ पोजीशन जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वैसे गोल हम सेट नहीं कर सकते. टू डिस्कस इट, समझ में आने के लिए, हैव यू सीन स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन? क्या ये कोई बन सकते हैं? अगर किसी का गोल ये डिसाइड कर लिया तो नहीं बन सकते. ये सारे कार्टून्स हैं, इट्स ऑल फिक्शनल. ये पूरे फिक्शनल मूवीज़ है, राइट? वो जो स्पाइडरमैन था, कई सारे उसके सीरीज बने, राइट? वो स्पाइडरमैन को जो मकड़ी काटी थी, वो मकड़ी कहाँ होंगी अब? इट डजेंट मैटर, राइट? क्योंकि ऑल वो पूरा फिक्शनल है. अगर ऐसा कोई बच्चा डिसाइड कर ले रहा कोई गोल, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, तो इट विल नॉट वर्क, राइट? तो जो पोजीशंस रियलिस्टिक, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते, वैसे पोजीशन को एनालाइज करके हमको हमारा गोल बनाना है, राइट? व्हाट्स द नेक्स्ट लेटर? टी. टी इज फॉर टाइम बाउंड. टी इज फॉर व्हाट? टाइम बाउंड. जो भी हम हमारा गोल रख रहे हैं, जो भी हमारा गोल बना रहे हैं, उसके लिए हमको टाइम भी एलोकेट करना है, राइट? कई सारे बच्चे मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एज में. फॉर एग्जांपल मोबाइल का एडिक्शन हो गया, कोई कोर्स कर रहे या फिर और कॉलेज को भी जा रहे हैं, फिर अगेन इफ़ दे वांट टू डू अ पार्ट टाइम वर्क. स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए है, अगर वो कंसिडर करें तो. पार्ट टाइम जॉब करते हुए एक 10th क्लास का बच्चा अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएगा, राइट? इट इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट. कोई रहेंगे जो एक्सीलेंट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो शायद अच्छे मार्क्स ला भी लें, बट हमारे लिए, एक पेरेंट के लिए ये कंसिडरेबल नहीं है कि 10th क्लास के बच्चे को हम जो है पार्ट टाइम जॉब में भी डाल दें और फिर उससे अच्छे मार्क्स भी एक्सपेक्ट करें, राइट? सो वी हैव टू कंसिडर दिस. बच्चे को टाइम देना ज़रूरी है. जब हम बच्चे को एक गोल सेट करने के लिए बता रहे हैं, हम जब एक बच्चे को बोल रहे हैं कि तू इंजीनियर बन, तो उसको टाइम भी हम उतना
देना है, राइट? समझ में आई मेरी बात? द टेक्निक इज स्मार्ट, SMART, स्मार्ट. Goal, a goal should be a specific one. You have to measure your goal. It should be achievable one, and it should be realistic, and you have to allocate the time for your goal, right? Any questions for me? Any questions? Sorry? बच्चे गलत सोबत में चले जा रहे तो उनको किसी और तरफ रुझान करना पड़ता, उनके लिए कुछ तो सेट करना पड़ता ताकि Exactly. तो बच्चे को पहले आप ये सिखाइए कि किस सोबत में रहना है, किस सोबत में रहना है, पहले अगर ये सिखाइए तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बच्चे को सिर्फ बेसिक चीज़ बता दीजिए कि कौन सी सोहबत अच्छी है उसके लिए, उसका मकसद क्या है, राइट? अगर हम यही चीज़ बेसिक चीज़ों पे अगर हम काम करें, बीइंग अ पेरेंट, आई एम सेइंग बीइंग अ पेरेंट, अगर हम बेसिक चीज़ों पर जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर ही काम करें तो शायद, और बीइंग अ पेरेंट हमको सब्र रखना ज़रूरी है और सब्र जमील की ज़रूरत है, राइट? सब्र जमील की ज़रूरत है हमारे, क्योंकि आज का जो फितनतन जो दौर है उसमें मुमकिन है कि बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, राइट? और हो सकता है कि हम वो बच्चे जो है अपने माँ बाप की नाफरमानी करें। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। एनी अदर क्वेश्चंस? कौन से रैंक्स आते हैं, कौन से रैंक के हिसाब से नीट एमसेट का बोलिए भाई की? अच्छा, एमपीसी रैंक है तो कोर्सेज कहाँ अच्छे, कौन से कोर्सेज एलिजिबिलिटी? कॉलेज के लिस्ट के लिए, लाइक इफ़ यू आर स्पेसिफिक अबाउट द रैंक्स, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, एंड इवन जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे एक बुकलेट भी दी जाएंगी आपको जहाँ पर कॉलेजेस विल बी लिस्टेड विद द रैंक्स, रेंज ऑफ द रैंक्स, कौन से रैंक से कौन से रैंक तक आप बिलोंग करते, वहाँ पर आपको कॉलेज नेम दिया जाएगा कि ये कॉलेज इस रैंक को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 से 100 तक अगर आपका रैंक है, then you might get the seat into OU and JNTU directly, but for everyone it is not possible. So once you have gone through that website, आपको आजकल गूगल का जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया है, you can search it there. After doing MPC, if you are saying like what all options you will get after doing MSET, now AI and ML is also included in the engineering. Cyber security is the most demanding field in the market, and CSC or IT to hai hi, being Hyderabadi here, I am saying this, but there are more involved in this. Mechanical engineer, civil engineer, electrical engineer, electronics and communication engineer, aeronautical engineer you can do. So all these options you will be having after doing MSET. After qualifying MSET, these all options will be there for you. जो भी हम इंजीनियरिंग फील्ड डिसाइड करना चाह रहे हैं उसके सब्जेक्ट्स हमको ऑलरेडी नॉलेज में आ जाते हैं। पॉलीटेक्निक इज अ 3-year डिप्लोमा कोर्स, होप यू नो दिस। पॉलीटेक्निक में एमपीसी के सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्लस जो भी आप इंजीनियरिंग फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसके सब्जेक्ट्स भी आपको इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे फॉर एन CSE स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, languages like C language, RTPMS, these subjects will be included. Any other questions? I would recommend, because I am from polytechnic background, so I will recommend polytechnic one, because I got that advantage. I like being a brother, I would like to suggest the same. Any other questions?
समझा नहीं मैं। एमसेट में रैंक आ गया तो काफ़ी है या फिर इंटर के मार्क्स भी अच्छे थे? मार्क्स अच्छे रखने से आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिट है, और अगर आप रैंक अच्छे रखने की बात कर रहे हैं तो रैंक अच्छा रखने से अच्छे कॉलेज में सीट मिलेंगी, स्कॉलरशिप अच्छी मिलेंगी, मल्टीपल जगह से स्कॉलरशिप मिल सकती, एंड इवन बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो एक अच्छी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होता है टिल ही गेट्स द एम्प्लॉयमेंट। जब तक नौकरी नहीं लगेंगी तब तक हम भी बीइंग अ पेरेंट हम समझ नहीं सकते कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, राइट। बाईपीसी के बाद बाईपीसी आई थिंक देयर इज द नेक्स्ट स्पीकर टू स्पीक अबाउट दैट। एनी फर्दर, अगर मार्केट में जो ज़्यादा बूमिंग है अगर उसकी बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी एंड AI/ML इज़ मोस्ट बूमिंग इन द मार्केट, और साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है। तो अगर उस फील्ड में अगर कोई डिसाइड करें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। अगर उस साइबर सिक्योरिटी में कोई चूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड तो अपना करियर अच्छे से आप देख सकते हैं 15-20 सालों के लिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अभी अभी स्टार्ट हुआ है और वो हर फील्ड में जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। द कंप्लीट वर्ल्ड इज मूविंग ऑन AI, राइट। CSC में ही है या फिर अलग से कोर्स है? MPC के बाद अगर लेना चाह रहे हैं आप तो MSET करने के बाद साइबर सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आपको है टू डू एन इंजीनियरिंग। आई एम टॉकिंग इंजीनियरिंग करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का भी एक ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइक अभी जैसा मार्केट चल रहा है वो हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नॉर्मल CSIT के कोर्सेज जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, राइट, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स है, राइट। सो फाइन, टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए I'd like to thank you guys for listening me, and the next speaker is already waiting. Thank you. MPC के बाद JEE और if you are going for CLAT, JEE जो एग्ज़ाम है IIT और जो भी इंटरनेशनल कॉलेजेस है, नेशनल कॉलेजेस है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए JEE जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें रैंक अगर अच्छा आ गया तो आप अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। IITs में पढ़ने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, अच्छी जगह आपको जॉब्स मिल सकते हैं, और जैसा पैकेज कंपनी के बीच में और कॉलेज के बीच में एक टाई अप रहता, तो जो कॉलेज जैसे पैकेजेस अलाउ कर रहे वैसे पैकेजेस स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो अच्छा पैकेज, दे विल बी, मार्केट में ठहरना है, राइट, तो मार्केट में अगर ठहरना है तो अच्छे से अपने स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी टाई अप्स रहते, तो अगर आपका रैंक अच्छा है JEE में और इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज तो अच्छे कंपनीज़ में और अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करने के लिए हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। JEE का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, राइट, जैसे IIT कानपुर है, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, ये जो बड़े टॉप कॉलेजेस है, अगर उसमें कोई सीट के लिए कोई डिसाइड करे, किसी का ड्रीम है अच्छे कॉलेज में पढ़ना, तो JEE जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स लाइए, उसमें अच्छा रैंक लाइए, तो आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं एक अच्छे कॉलेज में और एक अच्छी कंपनी में। टॉप लेवल के MNCs हायर करते जो IITs में पढ़े बच्चे, या मैं IIT पास, अच्छा यहाँ पर पास में हैदराबाद में भी IIT है, IIT कानपुर है, कई सारे IIT कॉलेजेस है, समझा। वही बोल रहा हूँ मैं, MPC के बाद आप JEE करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग MSET यू प्रिपेयर फॉर JEE। अगर उसमें अच्छा रैंक आया तो IIT, IIIT जो कॉलेजेस है वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। वेराज MSET इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे KMIT हो गया या फिर OU, JNTU, ऐसे जो कॉलेजेस है वहाँ पर आपको सीट मिलेगी, नॉट दी IITs फ्रॉम MSET।
अच्छा रैंक 1 नंबर लाइए, फर्स्ट रैंक. 1 to 100, 1 to 100 is the most considerable one to be a top college student. There is a list on Google if you search for like top IIT colleges और उनके लिए रैंक क्या कंसिडरेबल है, तो वो सारी लिस्ट अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. What colleges do we have here in Nizamabad for polytechnic? What is that? No, कॉलेज का नाम क्या? अच्छा, so to get the top colleges list, I have studied from QQ, Quli Qutub Shah Government Polytechnic College. It is there in Hyderabad, and we have one more college that is Masab Tank Polytechnic. Quli Qutub Shah is the top 10 considered one. So I have studied from there. I am not here for promotion, but still I am like suggesting what I got the benefit. So अगर आप इस कॉलेज से या फिर हैदराबाद में जो कॉलेजेस हैं मासब टैंक पॉलीटेक्निक, वहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं पॉलीटेक्निक करने के लिए. एनी फर्दर? साइबर सिक्योरिटी, नो, आई एम नॉट श्योर. I am not sure about that, whether they have implemented in Polytechnic, but I am sure that it is there in the engineering also. Polytechnic से अगर आप सिर्फ CME भी कर लिए, तो you will be able to do this cyber security in the engineering. Yes, CME. Or nowadays I think it is called as CM, not CME. Any further? सर मेरा मकसद है कि बिजनेसमैन बनना. ओके. मगर किस टाइप का बिजनेस? किस टाइप का बिजनेस? There is a strategy to play out to become a businessman. You have to study what is the value you can create in the market and what is the value which is missing in the market. मार्केट में जो वैल्यू मिसिंग है उसका स्टडी करो, मार्केट का स्टडी करो, क्या वैल्यू आप दे सकते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, दैट कैन बिकम ए बिजनेस. सर मैं मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है सिर्फ रेट को देखती है. ओके. जिसके पास रेट कम होता है उसके पास ही पब्लिक होती है. ओके. मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ. बट दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी. इससे बिजनेस बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं आप. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर विजिटिंग अ मॉल, डीमार्ट का एग्जांपल ले लेंगे. डीमार्ट में अगर इफ़ यू एंटर दी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर इटसेल्फ, तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही आप देखेंगे ऐसी चीज़ें रखी हुई रहेंगी जो अट्रैक्ट करते हैं. लाइक ऑफर्स रहेंगे 50% ऑफ, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, और ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि जिससे कि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. अगर आप एक बार स्टेप इन कर लिए कोई भी मार्ट में, वेदर इट इज़ डी मार्ट और समथिंग, कोई भी मार्ट में आप अगर एक बार एंटर कर लिए और आपके साथ कोई बच्चे हैं, तो आप बिना कुछ लिए, कुछ भी बिना लिए आप बाहर नहीं आ सकते. राइट? कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा. राइट? अगर आप जो है ऑफर स्पेसिफिक है, आपको जो है ऑफर्स बहुत पसंद है, तो कोई भी एक ऑफर जो है आप अवेल करके ही बाहर निकलेंगे. राइट? ये सारे स्ट्रैटेजीज है बिजनेस बनाने के पीछे. बिजनेस अब कौन सा करना है, दैट यू हैव टू एनालाइज नाउ. आपका इंटरेस्ट किस में है, वो आपका बिजनेस है. ठीक है, थैंक यू. What is the difference in IIT and JEE? IIT and Is that different exam or JEE एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, whereas IIT जो है कॉलेजेस है. राइट? NITs, IITs जो है ये कॉलेजेस है. JEE एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEE, जिससे कि आप IITs और NITs में एडमिशन ले सकते. जैसे आप MSET करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा आपको, वैसे ही JEE करेंगे आप, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखेंगे तो IITs और NITs में आपका एडमिशन ले सकते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस. राइट?
So, thank you all. Jazakallah khair. We will be giving one more gap of Q&A. If you further have any questions, then we can discuss further. Jazakallah. टॉपिक आई एम फ्रॉम फाइनेंस, लेकिन ये पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए आई एम हियर नाउ. IITs आर द टॉप इंस्टीट्यूशंस. इंजीनियरिंग कॉलेज की जब बात कर रहे हैं हम, तो IITs आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को IIT बोलते हैं फर्स्ट थिंग. उससे थोड़ा नीचे आ गए तो दे आर कॉल्ड NIITs. उसके बाद आपके बाकी के 1-2-4 कॉलेजेस है जैसे VIT, KIT, वो थोड़े मशहूर है. दे कम उसके नीचे आपके नॉर्मल OU वगैरह जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है JNTU के, वो कॉलेजेस आते हैं आपके इंजीनियरिंग के लिए. एज मोहसिन सेड ऑलरेडी, जो नीचे के कॉलेजेस है उसको कवर अप करने के लिए यू कैन गो थ्रू MSET. सिंपल है, MSETs के थ्रू आप चले आ सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख के. IITs में जाने के लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम दैट वुड बी रियली टफ, थोड़ा सा टफ रहता है. उसका होता है JEE, दैट इज़ कॉल्ड एज JEE. उसमें दो पार्ट्स रहते हैं. एक रहता है JEE मेन और एक होता है JEE एडवांस, राइट. दैट इज़ नॉट द कोर्स, दैट इज़ जस्ट अ एंट्रेंस एग्ज़ाम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो कब लिखना पड़ेगा आपको? इंटरमीडिएट के बाद. आप सपोज़ करिए आप MPC के 2 साल कर लिए, उसके बाद लिखने वाले MSET लिखेंगे. अगर आप IIT टारगेट कर रहे हैं तो यू विल राइट JEE. JEE अगर आप मेन क्वालिफाई करते हैं देन ओनली यू बिकम एलिजिबल टू राइट JEE एडवांस के लिए आप एलिजिबल होते हैं. ठीक है. सपोज़ करिए कोई JEE मेन लिख के रुक गए तो एटलीस्ट दे कैन रीच टू NIITs. ठीक है. पॉलिटेक्निक वाले भी कर सकते हैं जी. यस, पॉलिटेक्निक के लिए एक फ़ायदा ये रहता है कि नाउ द डिफरेंस पॉलिटेक्निक में और MPC करके जाने में डिफरेंस क्या है? MPC में यू विल लर्न द नॉर्मल सब्जेक्ट्स, मैथ्स फिज़िक्स वगैरह पढ़ के आप इंजीनियरिंग में तीसरे साल में जाते हैं. आप इंजीनियरिंग में MSET लिख के करके जाते हैं. पॉलिटेक्निक करने से ये फ़ायदा रहता है कि आप डे 1 से पहले आप इंजीनियरिंग मतलब पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लिखे, उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है. पॉलिटेक्निक में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है, सीप करके एग्ज़ाम होता है. वो एग्ज़ाम लिखने से यू विल गेट एडमिशन इनटू वन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पहले ही दिन से आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ लाइक मोहसिन वॉज सजेस्टिंग कि आप करें तो पॉलिटेक्निक करिए. उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जाते हैं. पॉलिटेक्निक के 3 साल, देन यू विल गो डायरेक्टली टू द इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर. आप जब जाते हैं एंड और एक जो बच्चा जो MPC करके आता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस रहता है दोनों में, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने वाले पूरा ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं. दे विल फॉर देम दैट वुड बी ईजी. वो लोग जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट खोल के देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरेटिवली. तो जो बच्चे हैं टारगेट बिग. आप क्यों टारगेट करते हैं कि हमारे जो आसपास के कॉलेजेस ही ले लेंगे? ट्राई फॉर द IITs में करने से, यहाँ से करने से फ़र्क क्या होगा? कल के दिन आप लोग जब जॉब के लिए निकलेंगे, IIT नॉर्मल कॉलेज से जाएंगे आप इंजीनियरिंग करके, आपका पैकेज होगा 4-5 लाख रुपए साल के, महीने के नहीं, साल के. कितना? 4 से 5 लाख रुपए पैकेज रहता है आपका, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं. जब IITs से जाते हैं आप, IITs में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनीज़ को, कंपनीज़ आपके कॉलेज में आके लेके जाते हैं आपको. ठीक है. और उनका पैकेज एटलीस्ट स्टार्ट होता है कम से कम 15 से स्टार्ट होता है. 15 लाख इज़ द मिनिमम पैकेज. अब वो बढ़ते बढ़ते किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50 लाख एंड सो ऑन. देयर इज़ नो लिमिट. वहाँ तक पैकेजेस जाते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस IIT से करने का और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से करने का. ये डिफरेंस है. आई वुड टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. वैसे ही होता है आप मैनेजमेंट साइड भी ऐसे ही होता है. MBA करते हैं, राइट. बहुत सारे बच्चे होंगे जो लड़कियां होंगे यहाँ पर, दे आर एस्पायरिंग टू डू MBA, या भी बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हमारे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, राइट. दे यूजुअली डू MBA. MBA में भी सेम ऑप्शंस रहता है. उसमें रहता है IIM. क्या रहता है? IIM रहता है. जैसा इंजीनियरिंग में IITs रहते हैं, MBA के लिए IIMs रहते हैं. नाउ व्हाट आर IIMs? इंडिया के टॉप कॉलेजेस मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए. IITs क्या थे? IITs क्या है? इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया के. वैसे ही मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस है, दोज आर कॉल्ड IIM. IIM अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई,
वो टॉप कैटेगरीज है, ये फर्स्ट में आता है, ये सेकंड आता है, रैंकिंग भी रहती है उनकी। सेम देयर ऑल्सो। अब जैसा यहाँ पर आप JEE लिख के गए, वहाँ पर एक एग्ज़ाम रहता है कैट, क्या रहता है? कैट एग्ज़ाम रहता है, जो आप डिग्री करने के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर। आप देखते होंगे बहुत सारे जो गूगल के उस बड़े जिसपे फेसबुक के जो CEOs है, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द IIMs। आप उन लोगों को गौर करिए, उनके प्रोफाइल देखिए जाके, यू विल फाइंड दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ द IIMs। IIM से निकले हुए मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स रहते हैं। IIMs की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब आप एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप जाते, फ़ीस भी रहती वहाँ पर बहुत सारी, 15-20 लाख रुपए फ़ीस रहती है उसकी, देन यू विल गेट द एडमिशन। नाउ द पॉइंट इज़, आप बोलेंगे कि इतनी फ़ीस तो हमारे पास है नहीं, 15 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? द गुड न्यूज़ इज़ द मोमेंट यू क्वालिफाई, आप क्वालिफाई कर लिए समझे, जो कट ऑफ मार्क्स थे वो ला लिए आप, देर आर बैंक्स रेडी विच विल गिव यू द लोन्स डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे आपको लोन देने के लिए वो लोग रेडी हो जाएंगे। तो आपका काम ये है, एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देना है। कोशिश ये करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, दैट शुड बी योर टारगेट। समबडी वाज आस्किंग राइट कि ज़्यादा मार्क्स लाने से क्या होता है? ज़्यादा मार्क्स लाने से यही होता है कि यू विल लैंड अप इन गुड कॉलेजेस, एंड कल के दिन फिर आप जॉब के लिए जाएंगे, देर आर कंपनीज लाइक इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, ये परसेंटेजेस देखते हैं आपके 10th क्लास से लेके स्टार्टिंग, 10th, इंटर, डिग्री, इंजीनियरिंग जो भी है आपका, वहाँ से परसेंटेजेस देखे जाते हैं। आई हैव सीन, मैं फाइनेंस साइड से हूँ, अकाउंट्स में, इवन आई हैव सीन दैट। जब मैं अप्लाई कर रहा था एक MNC के लिए, डेलॉइट के लिए, एंड आई हैव सीन क्लियरली वहाँ लिखे हुआ है कि 75% कंसिस्टेंटली यू शुड हैव, देन ओनली यू कैन अप्लाई। 10th, इंटर, डिग्री में 75% एंड अबव ये रहा तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई सोच रहे होंगे, अरे भाई हम वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियरिंग, MBA के बारे में, तो दिस इज़ द पर्पस। अब आज आपके हाथ में है वो मार्क्स। अज्यूम करिए कोई डिग्री में है या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड यू गॉट सम 40 मार्क्स, 40% इज़ अ पास। 40% बोल तो पास होते हैं ना। पासिंग मार्क्स क्या है आपके इंटरमीडिएट के? 35 है। मैं बोल रहा हूँ 40 ला लिए आप। कितने लाए? 40 ला लिए। आर यू पास? पास तो हो गए आप, राइट? कैन यू चेंज दैट? चेंज कर सकते क्या आप उसको? नहीं भाई मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे को एक मौका दियो। कैन वी डू दैट? वो इंटरमीडिएट में थोड़ा ऑप्शन रहता है इम्प्रूवमेंट का, विथ लॉट ऑफ कंडीशंस, राइट? कंडीशंस रहता है उसको भी, राइट? तो वो चेंज नहीं होता। अब उसके फ़ायदे क्या है? अच्छा परसेंटेज लाने के, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल रेडी टू गिव द स्कॉलरशिप टू द पीपल हु आर गेटिंग हाई ग्रेड्स। और आप लोग तो देखे होंगे जो बच्चे 10th में हैं, इंटर में, कि आप द मोमेंट यू क्रॉस 90, कॉलेज वाले स्टार्ट होते हैं आपको कॉल करना, एंड दे विल गिव यू लॉट ऑफ डिस्काउंट, या फिर फ्री सीट भी देते होंगे। डू यू गाइस एग्री? बहुत सारे कॉलेजेस हैं हैदराबाद में भी, दे आर रेडी। आप 90 क्रॉस करिए, दे आर रेडी टू गिव यू फ्री एडमिशन। आप कुछ हेल्प करिए आपके पेरेंट्स की, राइट? पेरेंट्स आपके लिए जी जान लगा दे रहे हैं आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे मार्क्स लाइए एंड हेल्प देम इनडायरेक्टली बाय गेटिंग द स्कॉलरशिप। नॉट ओनली ये तो स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। देयर आर लॉट ऑफ NGOs, ट्रस्ट है जो देना चाहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चों को देते हैं? 40 वालों को देते क्या कोई भी? कल के दिन आपको भी ऑप्शन दिए, स्कॉलरशिप दी हो, किसको देते हो आप? यू विल कीप द क्राइटेरिया, टॉप बच्चों को लेके आओ भाई, पढ़ने वाले बच्चों को लेके आओ। यू विल से दैट, राइट? एज ए ह्यूमन टेंडेंसी विल लुक आउट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। मेक सेंस? आर वी गुड विथ IITs एंड IIMs? ठीक है, आई विल जस्ट कवर अप फॉर द CA, देन आई विल हैंड इट ओवर फॉर द BPC के भी ऑप्शंस मिल लेंगे हमें। CEC से स्टार्ट करता हूँ मैं वेरी क्विकली। तो CEC इज़ नथिंग बट एक ऑप्शन है 10th के बाद इंटरमीडिएट में, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स। क्या है बोलिए? सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स। ये एक कोर्स है जिसमें आप अकाउंटेंसी जो करना चाहते हैं, जिसको मैथ से ज़्यादा लगाव नहीं है, या फिर डॉक्टर भी नहीं बनना चाह रहे हैं, सो द ऑप्शन लेफ्ट इज़ द CEC। अब बहुत सारे बात लोग बोलते हैं कि अरे CEC नहीं करना, CEC करने से क्या होता? इट्स ऑल अबाउट द आवर इंटरेस्ट।
अब किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको लेके जाकर आप बिठाएंगे, होता क्या मालूम उसमें कि वो बच्चा पढ़ता ही नहीं आगे। ज़बरदस्ती आप एमपीसी में दिलवा दिए एडमिशन कि सीईसी नहीं भाई, सीईसी का वैल्यू नहीं है, तो बच्चे को ज़बरदस्ती आप एडमिशन दिलवा दिए और मैथ्स उसको समझ में आता नहीं, व्हाट यू डू, उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ देता पूरा। 1 साल फेल होता, दूसरे साल फेल होता, देन इतना मतलब बेजार हो जाता उन्हें कि पढ़ाई छोड़ देता। तो डोंट गिव लाइक एडवाइजेस, जो लोग भी एडवाइस देते हैं, माई रिक्वेस्ट फॉर देम इज़ कि बच्चा जो करना चाहता है करने दीजिए। डो नॉट इम्पोज ऑन द थिंग्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बच्चे का इंटरेस्ट भी देखिए। मूविंग ऑन, सीईसी करने के बाद क्या कर सकते हैं आप? बीकॉम कर सकते हैं, उसके बाद एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी क्या है? एलएलबी व्हाट इज़ एलएलबी? एडवोकेट बनना चाह रहे हैं तो आप एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन ओपन है आपके पास। सेकेंड इज़ आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए चाहे कैट लिखिए, आप बीकॉम करने के बाद कैट एग्ज़ाम लिखिए, लिखकर आप बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए करिए, एमकॉम करिए, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। फिर उसके बाद आप कंपनीज में जॉब कर सकते हैं हमारी तरह। ऑप्शंस आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। वी नीड मोर ऑफ द लॉयर्स ऑल्सो इन द सोसाइटी। आज हम बात करते हैं कि वकील चाहिए हमारे को, जजेस चाहिए, बट वी आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट। हैव यू सीन, आपके ख़ानदान में कोई है क्या एडवोकेट्स? या एक एडवोकेट बैठे हैं यहाँ पे। आउट ऑफ दैट कितने लोग हैं यहाँ से, कितने किसके भाई है, बहन है जो एडवोकेट्स हैं? डू वी हैव एनीवन? एनीबडी? नहीं है। वी आर लैक ऑफ एडवोकेट्स नाउ इन आवर सोसाइटी, राइट? सो एडवोकेट भी आप बन सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद, सीईसी करने के बाद या फिर एचईसी करने के बाद। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दी डूइंग एलएलबी। उसमें भी 2 एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आपको, CLAT करके होता है, एक लॉ सेट करके होता है। अगेन एक स्टेट लेवल है, एक नेशनल लेवल पे, ठीक है। और एक कोर्स है जिसको मैं यहाँ बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज CA। व्हाट इज़ दैट? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे लोग होंगे शायद फर्स्ट टाइम भी सुन रहे होंगे उसको। CA एक अकाउंटिंग का एक पीक है, समझिए, एक बड़ा कोर्स है जिसकी वैल्यू इंडिया में ही नहीं बल्कि आप कहीं भी चले जाइए। थोड़े कोर्सेस ऐसे रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, कंट्री लेवल तक अच्छे रहते हैं, बाहर आप गल्फ़ में जाते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। CA इज़ सच ए कोर्स। आप चाहे गल्फ़ में जाइए, सऊदी, दुबई, ओमान, कहाँ जाते जाइए आप, उसकी वैल्यू वैसी ही रहती। आप जाइए आपके वेस्टर्न कंट्रीज़, आप जाइए US जाइए, कनाडा जाइए, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाइए, CA का वैल्यू इंटैक्ट रहता है। दैट इज़ सच ए वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री थ्रू आउट द ग्लोब। आप कहीं भी जाएंगे CA का वैल्यू रहता है। अब आप सोचेंगे CA करता क्या? CA, व्हाट द CA डज इज़, अब हमारी तरह लोग रहते हैं जो BCom MBA कर लिए बच्चे, जो दे डू द अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग करते हैं। या फिर आप कंपनीज भी ले लीजिए, किसी की कोई कंपनी है समझिए जो लाखों में चल रहा है, उनका टर्नओवर है। एवरी कंपनी नीड्स टू डू सम ऑडिट। हर कंपनी क्या करना पड़ता है, साल के आखिर में ऑडिटिंग कराना पड़ता है। ऑडिटिंग क्या होती है कि आप अकाउंटिंग सही तरीके से मेंटेन करें या नहीं करें, उसका पूरा डिटेल निकालते हैं। वो ऑडिटर कौन होता है? मोस्टली दे आर दी CS, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो ऑडिटर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा काम है, लोग ये सब उनको बनाते हैं, उनके हाथ के नीचे बच्चे रहते हैं, दे ऑल मेंटेन द अकाउंट। अब CA का काम यही रहता है कि जस्ट ही विल डू द सिग्नेचर, स्टैम्प सिग्नेचर लगाता है उधर से। CA बैठ के अकाउंटिंग एक जर्नल एंट्री नहीं लिखते बैठता, उसके नीचे बहुत सारे अकाउंटेंट्स रहते हैं, दे विल डू दैट जॉब। CA का काम है सिर्फ साइन करना, एंड ही कैन चार्ज thousands of rupees फॉर दैट वन सिग्नेचर। उतनी आपकी सिग्नेचर की वैल्यू हो जाती है। कंपनी चाहे छोटी रहो या बड़ी से बड़ी MNC हो, कॉर्पोरेट कंपनी है, लाखों में है उसका टर्नओवर है, हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि दे हैव टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड हर साल। चाहे NGOs के लिए भी एप्लीकेबल है, जो NGOs होते हैं, राइट, ट्रस्ट होते हैं, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं सोसाइटी में, उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो लोग भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, एंड दैट ऑडिटिंग इज़ डन बाय द CAs। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस ऑन CA? उसको करने के मैं क्विकली स्टेप्स भी बोल देता हूँ, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। 10th के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग कॉल्ड एज CA फाउंडेशन।
उसके 3 लेवल्स है, आराम से याद रख लीजिए आप। एक है फाउंडेशन, एक है CA इंटर, एक है CA फाइनल। एक बार रिपीट करिए आप लोग, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ये इंटर वो इंटरमीडिएट वाला नहीं है, ये CA का इंटर है। ओके, यू बिकम एलिजिबल टू राइट द इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन कोर्स। पहले आपको फाउंडेशन में एडमिशन लेना है, और एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज में नहीं रहता। CA इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। CA कम्स फ्रॉम एक इंस्टीट्यूट है ICAI करके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके थ्रू होता है। ये कॉलेज से नहीं रहता। कॉलेज वाले सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डिग्री आती वो ICAI से आती है डिग्री। मेक सेंस? अब पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फाउंडेशन में एडमिशन लेना है आपको। फाउंडेशन आपको एडमिशन लेने के बाद आप विदिन 6 मंथ्स यू कैन राइट दैट फाउंडेशन एग्ज़ाम। फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, बेसिक्स अकाउंटिंग रहती है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। तो CEC बच्चे, CEC लेने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग रहती है। थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह रहती है, थोड़ी मैथ्स रहती है, बेसिक्स मैथ्स। आप सब सपोज़ करिए कि 6 महीने गुजर गए और आप वो एग्ज़ाम लिख दिए, क्लियर हो गया आपका, और यहाँ पे इंटरमीडिएट भी आपका क्लियर हो गया, नॉर्मल वाला CEC वाला। नाउ यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दी CA इंटर। CA इंटर में आपको 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 2 ग्रुप्स रहते हैं बेसिकली। एक ग्रुप में 4, एक ग्रुप में 4, ठीक है, ये 2 ग्रुप्स रहते हैं। ये 2 ग्रुप्स आप एक साथ लिख सकते हैं, ऑप्शन है आपको। 8 के 8 पेपर्स लिखिए आप एक ही साथ, या फिर 4 एक बार, 4 एक बार, 2 ग्रुप्स अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्स हैपन एवरी 6 मंथ्स। अच्छी बात यह है कि आपको 6 महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं। मई में होता है कि नवंबर में होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मई में आप एक ग्रुप लिख लिए, देन नवंबर में यू कैन टारगेट अनदर ग्रुप। अज्यूम करिए कि यू हैव क्लियर्ड दैट इंटरमीडिएट के पूरे एग्ज़ाम, उसके बाद आपको 3 साल की इंटर्नशिप करना पड़ता है। द डिफ़िकल्ट पार्ट या लेंदी पार्ट CA का यही है कि आपको 3 साल की इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है, किसके पास करना है, कोई ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी ख़ुद की कंपनी चला रहे हैं, उनके अंडर में जाके आपको 3 साल ट्रेनिंग करना है। ठीक है, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप वो भी चल रहे हैं, उसके साथ आपका इंटर्नशिप भी जारी है, 3 साल का इंटर्नशिप। देन आपके जब तीसरा साल ख़त्म होने पे आता है, देन यू बिकम एलिजिबल टू राइट योर CA फाइनल। CA फाइनल में भी अगेन 2 ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर भी सेम कैटेगरी, सेम क्राइटेरिया कि आप चाहे तो पूरे एक साथ लिख दीजिए या फिर एक एक करके ग्रुप लिख दीजिए। तो आपका इंटर्नशिप भी हो गया और आपका फाइनल भी अगर हो गया, देन यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या ख़ुद की प्रैक्टिस करिए, एक कंपनी खोल लीजिए और गिव द सर्विसेज। आपके ख़ुद की कंपनी खोल के आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो किसी MNCs में, कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में जॉब करके कमा सकते हैं। एंड पैकेजेस वुड बी वेरी अट्रैक्टिव। CA को जो पैकेजेस मिलते हैं बहुत अट्रैक्टिव पैकेज रहते हैं, 8 लाख 10 लाख से दे विल स्टार्ट देयर करियर। आई वुड लाइक टू टेक ए पॉज हियर। कुछ क्वेश्चंस है आपको CA के मुतालिक, आप पूछ सकते हैं। समझ में आया लेकिन आप लोगों को? कैन यू कंफर्म यू गॉट द स्टेप्स हियर गर्ल्स? ओके, CA में एक थोड़ा कैच है, थैंक्स फॉर रेजिंग दैट। एक कैच है जो सब दूसरे एग्ज़ामों से अलग है यहाँ पे। वो कैच ये है, अज्यूम करिए कि 4 पेपर आप लिख रहे हैं, कितने 4 सब्जेक्ट्स यू आर राइटिंग, अब उसमें पासिंग मार्क्स 40 ही है। कितने हैं? पासिंग मार्क्स 40। आप 40 किसी सब्जेक्ट में ला लिए तो पास हो जाते हो। ये 100 मार्क्स के ही रहते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपको एग्रीगेट में, टोटलिटी में 50% लाना है। व्हाट इज़ द 50% ऑफ 400? 50% कितना होता 400 का? 200, राइट? आप अगर हर सब्जेक्ट में 40 लाए तो कितने बन जाते हैं 4 सब्जेक्ट के?
कोई भी मैथ्स के नहीं आएगा यहाँ पे? 160। आप एक एक सब्जेक्ट में 40 लाए, 40 प्लस समझिए, 42, 45, 46 ऐसा लाए, आप पास तो हो गए एक एक सब्जेक्ट में। लेकिन सीए के अंडर में एक कंडीशन ये है कि टोटलिटी में आपको कितने आना है? 50% टोटल में आना है, विच इज़ 200। आप लाए कितने? 160 लाए, तो यू हैव टू राइट इट अगेन। ये एक थोड़ा सा कैच है, ये रहेगा एग्रीगेट, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट में आपको 50% लाना है, और वो दैट इज़ 50% है, राइट? आउट ऑफ 100 50% लाना, इट्स नॉट ए बिग डील। ला सकते हैं आप, कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ सीएस। एक दौड़ था जब सीए बनना, ऐसा चांद के बराबर बताते थे, जाके चांद को छूने के बराबर लोग सीए बोलते, अरे सीए नहीं कर सकते, 18 घंटे पढ़ना पड़ता सीए करना है। तो नाउ आई हैव मैनी सीएस अंडर मी, आई हैव एन एमबीए। मेरी टीम में बहुत सारे आज बच्चे हैं, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए है वो लोग। एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग 24 आवर्स, राइट? सबको 24 घंटे ही है। आप लोग कम है क्या निज़ामाबाद में? यहाँ पे सबको 24 ही है, राइट? वन दे कैन डू इट, वाई नॉट वी? हम भी कर सकते हैं, राइट? क्या बोलते हैं बिजनेसमैन, कर सकते? सवाल है, सवाल आपके आखिरी में लेता हूँ मैं। लेट मी फिनिश, ठीक है? एनी क्वेश्चंस नाउ? होप दैट इज़ क्लियर। एग्रीगेट वाला पॉइंट कर सकते हैं। एंड मैनी पीपल थोड़े से 1-2 मार्क्स से रह भी जाते हैं, बाज़ लोग बॉर्डर पे क्लियर भी कर लेते हैं, ठीक है? यस, माइक में बोलते हैं। हाँ, बोलिए। सर, आप माशाल्लाह आवाम की खिदमत करते हैं, आपको पैसा कहाँ से आता है? गुड क्वेश्चन। ही इज़ आस्किंग, आवाम की खिदमत करते हैं, पैसा कहाँ से है? पैसा हमारे जॉब से आता है। पैसा हमारे जॉब से आता है, वी डू जॉब। Okay, I'll give you the background. Very good question. I really appreciate. Can we clap for him? हम लोग जॉब करते हैं, जितने लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, हमारी जितनी भी टीम है, वी डू द जॉब। हमारा खुद का जॉब है। वी गेट 2 हॉलीडेज। अच्छी बात यह है यूएस कंपनीज़ की कि 2 दिन छुट्टी मिलती, सैटरडे संडे। तो हम लोग क्या करते हैं एज ए वॉलंटियर्स, एक दिन सोसाइटी के लिए देते हैं, आप लोगों के लिए, एक दिन घर के लिए देते हैं। तो पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैलरीज हैंडसम सैलरीज है, अच्छी खासी सैलरीज है, अच्छे पोजीशंस पे भी है। हाँ, बड़े लोगों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, आप लोगों की सबकी दुआओं से सैलरीज ठीक ठाक ही है। एंड आप ये बात हमेशा याद रख लीजिए, जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, आप जब निकलते हैं ना लोगों की मदद करने के लिए, अल्लाह ताला आपके काम आसान कर देते हैं। और ये हदीस का भी मफ़हूम है कि जो शख्स लोगों की आसानियाँ पैदा करते हैं लोगों के लिए, अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। वो खुद ब खुद वो रूल है, वो कुरान का और हदीस का रूल है ये कि आप दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए आप बिज़ी हो जाइए, अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स। और एक हदीस आई लाइक टू कोट, और हदीस ये है कि जब आप लोगों की दुनियावी मुश्किलें दूर करते हैं तो अल्लाह ताला विल आपकी आखिरत की मुश्किलें दूर करेगा बच्चा। तो इतना बड़ा रिवार्ड्स है, पैसों की ज़रूरत नहीं है हमारे को ये मामले में। होप यू गॉट द आंसर। एंड आप बिज़नेस का बोले, आई वुड लाइक टू ऐड दैट पॉइंट ऑल्सो। बिज़नेस के लिए एक पॉइंट ये है कि वी हैव टू सी द नीड, कि कौन सी चीज़ की कमी हो रही मार्केट में। कोई भी यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रैटेजी इज़, आप मार्केट में जाके देखिए कि किस चीज़ की कमी है। जैसा ओला, ऊबर, ये सब कहाँ से आए? आउट ऑफ द नीड। क्या है, व्हाट इज़ दैट कोट, नेसेसिटी वाला कोट कुछ है ना वो, हाँ, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। एक ज़रूरत थी, एक इन्वेंशन हुआ। वैसे ही है बिज़नेस भी, जब आप स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू सी व्हाट इज़ द नीड। आप बताइए, आप ओला वाला है, ओला, यू एवरीबडी नोस ओला, उबर, कितने कार हैं उनके? 0 कार्स, एक भी कार नहीं है उनकी, ना कार ड्राइवर उनका है, बट दे आर रनिंग द बिजनेस। दे हैव सीन द नीड कि जहाँ पे लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है।
एक यहाँ पर एक आदमी है कहीं जाने के लिए तैयार है, दूसरा आदमी है ही इज़ लुकिंग फॉर पैसेंजर्स, इन्हों क्या करे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया एंड दे गेट सम फीस या जो भी मिलता है उनको इनकम। तो यू हैव टू लुक एट द नीड, मार्केट में नीड क्या है। जैसा ब्लिंकिट है, एक नीड है, लोग जा रहे हैं मार्केट में। अब बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं कि शायद बिजी होंगे कुछ काम करते हुए, दे नीड समथिंग सिटिंग एट होम। तो लोग क्या करें, सोचे ब्लिंकिट वाले भी, अरे कुछ ऐसा ऐप बनाया जाए जो घर बैठे लोगों को डिलीवर करेंगे, कुछ भी चीज़ होना है 10 मिनट के अंदर आपके घर पे। ठीक है, मेक सेंस? इफ एनी क्वेश्चंस, लास्ट कॉल। ओके, आई विल गिव अवे माइक टू क्विकली कवर। MBBS के लिए तफसीली बयान के लिए हमारे साथ प्रैक्टिकल डॉक्टर नवीन, चित्रा नवीन, MD पीडियाट्रिशियन, नीलोफर हॉस्पिटल से यहाँ पर मौजूद है। वो आपको MBBS और MD के लिए जो मराहिल होते हैं, जो तकलीफ़ात वो लोग पार करते हैं, उसके मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाएंगे। आई मोस्ट डॉक्टर फ्रॉम चैतन्य हॉस्पिटल निज़ामाबाद, डॉक्टर नवीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात करें सर। Good afternoon, everyone. My name is Dr. Naveen. I'm a pediatrician working in Kalinwadi, Chaitanya Hospital. Okay. So first of all, who wants to become a doctor? Only one. लड़की? Why? नको क्या है डॉक्टर, बहुत टफ है, लॉन्ग कोर्स, हाँ, पैसे का बहुत रहता हो। Why you want to become a doctor? I have set a goal when I was like young one, and I really want to help the society and to earn a good money. So there are both. You can help the society and you can get the money. Okay, beneficial for you and beneficial for the society. Okay, so and most respectable platform other than other engineering or whatever it may be. It's the most respectable. That's why it is toughest. Okay, so जो tough है वो उतना respect भी वैसे ही रहता है. Okay. डायमंड कॉस्टली है क्या सिल्वर कॉस्टली है? डायमंड क्यों? उतना आसानी से नहीं मिलता ना, ये भी ऐसे से। ओके, सो मेडिसिन इज ओके टफ कोर्स, बट इफ यू गेट इंटरेस्ट इन दैट एंड what is there in that, and if you have keen interest then it will be very easy. Okay, so पहले इंटरमीडिएट के बाद इंटरमीडिएट में BPC चूज़ करना है। ओके, तो BPC की चूज़ करने के बाद नीट रहता है, नीट एग्ज़ाम, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट रहते हैं, उसमें ऑल इंडिया का कोटा रहता और स्टेट कोटा रहता। तो अच्छा पढ़ाई करके रैंक अच्छा आ गया तो और ऑल इंडिया कॉलेज रहता, एम्स, PJ, चंडीगढ़। ओके, सो वो नेशनल लेवल कॉलेज है। ओके, सो उसमें आने का चांसेस ज़्यादा रहता और रिजर्वेशन भी रहता, ओपन कैटेगरी भी रहता, मगर मैनेजमेंट नहीं रहता। तो ऑल इंडिया कॉलेज और स्टेट कैटेगरी में मेरे टाइम पे 2007 में मैं MBBS ज्वाइन हुआ। उस टाइम पे खाली 3 मेडिकल कॉलेज था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओनली 3। मुझे रिजर्वेशन भी नहीं है, मैं ओपन कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है। मगर अभी 2024 33 मेडिकल कॉलेज, ओनली गवर्नमेंट। सो इट हैज़ बिकम वेरी इजी nowadays. Okay, compared to previous last 20 years, these last 5 years they have made 33 medical colleges. So government medical college it will be a free. Okay, hostel fees, books तो अलग रहता, मगर गवर्नमेंट का फीस कुछ भी नहीं रहता, नॉर्मल नॉमिनल फीस 10,000 20,000 पर annum वैसा रहता। मगर प्राइवेट कॉलेज द फीस विल बी वेरी हाई। ओके, सो इजी है अभी MBBS
पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा हो गया और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गया। इसके पहले विजयवाड़ा जाना क्या जरूरत रहते थे, हैदराबाद कंपलसरी जाना है, मगर अभी निज़ामाबाद में भी नारायणा चैतन्य schools हो गया, colleges. Okay, they also provide the good teaching. Okay, so one who doesn't want to go to Hyderabad and Vijayawada, they can stay in Nizamabad and enjoy the home food and they can read. Okay, so how long will be the course of MBBS? Anybody? कितने साल रहता है MBBS का कोर्स? Yeah, so 5.5 years plus 1 year internship. Okay, total 6.5 years called MBBS, only MBBS. So why that much duration? 1 साल 2 साल में हो जाता है अच्छा रहता है ना, हाँ? सो एक बॉडी को पढ़ने के लिए 1 साल नहीं है, एक बॉडी को अंडरस्टैंड करने का, एक डिसीज़ को अंडरस्टैंड करने का, एक क्योंकि नया नया वायरस आ रहा है, कोरोना वायरस है और बाद में और कुछ वायरस अलग रहता, सो हर चीज़ हर साल एक एक नया डिसीज़ आते रहते हैं, नया ड्रग्स आते रहते हैं और सब लोगों को डिफरेंट तरीका रहता है। एक पेशेंट को फीवर 3 दिन में कम होता है, एक पेशेंट को फीवर 7 दिन में कम होता है, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए। ओके, तो MBBS होने के बाद स्पेशलाइजेशन रहता है। MBBS बोले तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, सो ये होने के बाद डाइवर्शन रहता है, जो एक इंटरेस्ट रहता है सर्जरी करने का, एक आई चेकअप करने का इंटरेस्ट रहता है, एक कार्डियोलॉजी बनने का इंटरेस्ट रहता है। सो MBBS इज़ अ बेस प्लेटफॉर्म। बाद में कहाँ जंक्शन जैसा है, वो बाद में स्पेशलाइजेशन करने का वो एक 3 साल रहते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट ही बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। वो किडनी डॉक्टर वैसा बोलते ना, किडनी डॉक्टर, नस का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, वो सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो एक 3 साल होता है। सो टोटल इफ़ यू वांट टू बिकम ए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, you will take up to around 7 plus 3 plus 10, 13 to 15 years. Okay, to become a super specialist doctor, 13 साल से 15 साल पूरा गाड़ी अच्छा चल रहा होगा, बीच में कुछ भी हो गया बोले तो और टाइम ज़्यादा लगता। ओके, तो ये लंबा कोर्स है, मगर या इनकम सो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्टाइपेंड भी रहते हैं। 4.5 years के बाद 50 year आपको स्टाइपेंड चालू होता है। ओके, प्राइवेट कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं रहता, मगर 4.5 years के बाद गवर्नमेंट का वो रहते हैं ना, ट्रेनिंग हाउस सर्जन्स बोलते हैं उसको, एवरी मंथ स्टाइपेंड रहते हैं। वो डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज एंड स्टेट टू स्टेट डिपेंड्स रहता है। एक कॉलेज में 20,000 देते हैं, एक कॉलेज में 30,000 देते हैं, तो स्टाइपेंड भी रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और MBBS होने के बाद जॉब्स भी रहते हैं, और कुवैत और दुबई उधर जाने का ये चांस भी रहते हैं। इंडियन डिग्री इज एक्सेप्टेबल इन दुबई, कुवैत, ओके, बट नॉट इन US। US जाने के लिए और एक एग्ज़ाम रहते हैं, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो सुपर नीट सेम लाइक नीट एंट्रेंस फॉर MBBS, PG एंट्रेंस के लिए भी और एक नीट एंट्रेंस रहेगा। ओके, सो और सभी रेस्पेक्टेबल, बिकॉज डॉक्टर बोले तो फैमिली को भी नहीं, हमारा फैमिली को भी हेल्पफुल होता है। और फीवर आया तो किसके बाद भागने का जरूरत नहीं रहता। हाँ, ठीक है। और गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशली लेडीज़ गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिशियन, डिलीवरी का डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो
कोई भी इंटरेस्ट नहीं है गायनिकोलॉजिस्ट बनने के लिए। और सुपर स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी करने के बाद मनी इज विल कम ऑटोमेटिकली। ओके, यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड द मनी, मनी विल रन बिहाइंड यू। ओके, तो 1 मिनट में देखने के बाद 300 रुपये कमा, बैठ के आराम से, बैठ के एसी में बैठ के आराम से, रिस्पेक्ट रहता, मनी रहता, सब कुछ रहता है। इसके साथ थोड़ा टफ रहता ऐसा। ओके, दूसरे डाउट्स? हाँ, ये वही बोल रहा ना, ज़्यादा साल है इसीलिए पढ़ाई भी ज़्यादा रहता मगर एंजॉयमेंट भी ज़्यादा रहता। ओके, हर दिन पढ़ने का जरूरत नहीं रहता, 2-3 घंटे पढ़े तो बस हो जाता, क्योंकि लंबा साल है ना। 1 साल में पूरा पढ़ना बोले तो बहुत मुश्किल रहता है। ये 15 साल है, आराम से एक दिन में 2-3 घंटे पढ़े तो हो जाता। और मोर ऑफ रिमेम्बरेंस। ओके, नो नीड ऑफ मगिंग अप। ओके, पेशेंट को देखे तो याद रहता ऐसा। जितना पेशेंट्स को ज़्यादा देखे तो जितना डिसीजेस रहते हैं उसको ज़्यादा देखे तो उतना याद रहता। ये पढ़ने का, मेमोरी का वैसा कुछ भी नहीं है। मेमोरी रहता मगर उसके साथ फिजिकल ECG रहते, लिख के और उसको देखे तो इजीली वी विल रिमेंबर। ओके, नो नीड ऑफ मगिंग अप, नो नीड ऑफ, पहले बेस स्टडी करना है उसको। और फिजिकल में देखे तो, पेशेंट के ऊपर देखे तो अच्छा याद है ऐसा। फर्स्ट 5 years, फर्स्ट 4 years रीडिंग विल बी मोर, बट आफ्टर 4 years you will be interact with the patients and you will remember more. Okay, so more of practical. First 4 years is of theory and 4 years के बाद practical जैसा है, theory को implementation. Okay, so you have to read first 4 years, you have to read. Okay, reading के साथ patients को भी interact रहते, मगर reading is more in 4 years and after 4 years you have to be practical. Okay, so toughest but it's very interesting and you will earn more money and respect both. Okay, it's or any doubts? सर, अगर बच्ची में नीट्स के मार्क्स नहीं आए तो क्या करना बेटर रहता सर? बच्ची एग्ज़ाम नीट की दिए, फेल हो गए, फिर आफ्टर क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता, 30% 40% वैसा रहता। तो क्वालिफाई होने के बाद लॉन्ग टर्म कोचिंग रहते। क्वालिफाई नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म कोचिंग रहती क्वालिफाई होने के लिए, और 1 साल हम लॉन्ग टर्म कोचिंग ले सकते। ये चैतन्य नारायणा कॉलेज रहते ना, उसमें कोचिंग रह सकते, 1 year 2 years कोचिंग रहता। उसमें क्वालिफाई होने के बाद हमारे रैंक के ऊपर से कॉलेज चूज़ कर सकते। ऐसा नहीं खाली क्वालिफाई हुआ, अच्छा रैंक नहीं हुआ बोले तो हमारे पास पैसे हुआ तो मैनेजमेंट सीट ले सकते ऐसा। कि सफ़र लंबा है, लेकिन जिस तरह आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आपने गोल अचीव कर लिया तो। ये तो सफ़र लंबा था, लेकिन आपके MBBS के आगाज़ के साथ ही इंशाल्लाह पैसे आपके पीछे भागेंगे। और जो हालात जो प्रेजेंट है, जो वायरसेस है या फिर जो टाइप का माहौल है जो बीमारियों का, उस हिसाब से MBBS आज के ज़माने में काफ़ी उरूज पे है। इसी तरह और एक हमारे मुकर्रिर है जो आपको ग्रुप सर्विसेज या फिर IAS IPS के लिए आगाही वाक़ करें। मोहम्मद रियाज साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों का ये रिस्पांस रहेगा सो आई विल नॉट टॉक, क्योंकि ये जो टॉपिक कभी मैं बात करने वाला हूँ, आपको जितने भी सेशन सुने, जितना भी सब कुछ देखे ना, वो तो एक फिल्म थी, और ये जो अब होने वाला है ये क्लाइमैक्स होने वाला है। तो आप सबको अगर क्लाइमैक्स सुनना होगा तो मेरे साथ इंटरेक्ट करके बात करना पड़ेगा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। That's great. Keep it up for yourself. Big round of applause for everyone. और एक छोटी सी जहमत देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक बार 10 सेकंड के लिए रुक के ठहर जाइए प्लीज। एवरीवन
for lunch. Please have seats. Thank you. Guys, इसके अलावा और कुछ आप जानना चाह रहे तो प्लीज पूछ सकते हैं। है आपके पास कुछ और पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए तो हम बात करेंगे, या नहीं तो फिर मैं मेरा ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जस्ट 10 से 15 मिनट में मेरा स्पीच खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। पहले आपसे पूछूंगा मैं कि आपको इंटरेस्ट है बोले तो वो टॉपिक के बारे में बोलूँगा, अदरवाइज आई विल स्किप द टॉपिक। IAS, IPS, सिविल सर्विस में इंटरेस्ट है किसी को? कोई बनना चाह रहे सिविल सर्वेंट तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, अदरवाइज आई विल लीव। है, सो आई गॉट 3 रिस्पॉन्सेस। ठीक है, नेक्स्ट। और किसी को इंटरेस्ट है आर्म फोर्सेस के बारे में, आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होने के लिए? व्हाट इज आर्म फोर्सेस? ये जो मैं अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ ना आपके घर में कोई आपको बताएंगे मम्मी पापा, ना आपके कोई स्कूल कॉलेज में बताए होंगे प्रिंसिपल सर मैडम। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सो एक 10 मिनट के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होके, इंटरेस्टेड होके सुनिए। आर्म फोर्सेस में किसी को जाने में इंटरेस्टेड है? व्हाट इज द आर्म फोर्सेस एक्चुअली? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। है किसी को इंटरेस्ट तो हम उसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज लीव। नो? ओके, आई विल स्किप दैट वन। एंड द लास्ट वन इज, जो मैं एक्सपर्ट हूँ उसका, वो बताने वाला हूँ। पायलट बनने में इंटरेस्ट है किसी को? है तो बात करेंगे, नहीं तो लीव। कौन है? आप। सो ठीक है, मेरा स्टार्ट करता हूँ मैं यूपीएससी से। सो यूपीएससी इज नथिंग बट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक बोर्ड है जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो जॉब्स होते हैं, जो टॉप मोस्ट जॉब्स, टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टॉप मोस्ट प्रेशर भी बोल सकते हैं उसको, प्रेस्टीज भी बोल सकते हैं उसको, वो सब के लिए कंडक्ट किया जाता है। और उसमें ऐसे वैसे नॉर्मल लोगों को नहीं लेते होते, वो लेवल के आप बनना पड़ता पहले, उसके बाद आपको वो पोजीशन देते। तो यूपीएससी एक बोर्ड है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है सिविल सर्विसेज। तो एक बार आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होते हैं तो आपको 28 डिफरेंट सर्विसेज है, टॉप क्लास सर्विसेज, जिसमें से हमारे लोगों को आजकल बस 2 या 3 ही मालूम है। IAS मालूम, IPS मालूम, उससे अलावा और कुछ मालूम है आप लोगों को? IFS ऑफिसर्स, 2 IFS ऑफिसर्स हैं हमारे पास। एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर, एक है इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। ये दोनों का काम अलग अलग है। और उसी तरह से हमारे पास 2 IRS ऑफिसर्स हैं। 1 मिनट ब्रेक करेंगे अजान के लिए। अजान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो लोग इंडिया के टॉप मोस्ट जो जॉब होते हैं उसको फिल करने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। वो एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विसेज। इस एग्ज़ाम का पैटर्न है 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओनली 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अगर आपको इंटरेस्ट है IRS, IFS, IPS, IAS कुछ भी बनने के लिए, तो आपके पास 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होना है। सबसे पहले आपकी एज 21 ईयर्स होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। और सेकेंड क्राइटेरिया ये कि आपके पास एक कौन सी भी डिग्री होना चाहिए, एनी ग्रेजुएशन डिग्री। इट माइट बी MBBS, इट माइट बी इंजीनियरिंग, इट माइट बी BA, BSc, BCom, एनीथिंग, कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास होगी तब उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने पर आपको हॉल टिकट मिलेगा एग्जामिनेशन का। तो एग्ज़ाम का पार्ट है 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। उसमें आपको जस्ट 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, उसमें जो करेक्ट है वो करना होगा। इफ़ यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, यू आर क्वालिफाइड फॉर राइटिंग द मेन्स एग्जाम, सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और मेंस में क्या होता है? मेंस में सब्जेक्टिव पेपर रहता है, जैसा आप स्कूल कॉलेजेस में लिखते हैं। दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस, यू नीड टू राइट द आंसर्स। अदरवाइज दे विल गिव यू द टॉपिक्स, यू नीड टू राइट द एसेस। और दे विल गिव यू द सिचुएशंस, और उसके बारे में आपको बताना होगा, आपका ओपिनियन शेयर करना होगा, ताकि क्या ये सही है या गलत है, आप इसको कैसे देखते हैं। इस तरह का मेंस का पेपर होता है, ये सेकंड पार्ट। ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका थर्ड पार्ट रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप एक पैनल होता है 5-6 मेंबर्स का, वो लोग बैठते हैं, बैठ के आपसे सवाल करते हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस और क्या क्या आप करें वो सब पूछते हैं। तो इन सारे 3 स्टेजेस में क्लियर करने के बाद आपको एक रैंक अलॉकेट करते हैं। वंस यू गेट ए रैंक के बेसिस पे आपको सर्विस अलॉकेट होती है। इफ़ सपोज योर रैंक इज इन बिटवीन 101 to 300 और 200, ये टॉप रैंक है ना, है नहीं है, तो आपको टॉप पोजीशन मिलती है। तो ये सर्विसेज में सबसे टॉप पोजीशन है IAS,
उससे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा अगर आपका रैंक कम आया 300 to 600 आपको IAS नहीं मिलता, आपको IPS चूज़ करना पड़ता, नहीं तो कोई दूसरी सर्विस आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उससे कम रैंक आया तो इसी तरह से 28 सर्विसेज आपको कोई भी मिलती। एनी डाउट? क्लियर? ये सारा प्रोसेस है यूपीएससी का। इसके सब्जेक्ट्स है टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, उसमें से 2-3 आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और 2-3 आपके ऑप्शनल्स रहते हैं और 2-3 आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए। आप इंटर से ही इसका सिलेबस देख के इसका सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये था यूपीएससी के बारे में। और नेक्स्ट कुछ डाउट है यूपीएससी के बारे में? नहीं है तो बस 5 मिनट लूँगा मैं आपके, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी मैम? हाँ, इसके क्लासेस होते, इसके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत अच्छे हमारे हैदराबाद में है, और इसके गवर्नमेंट की तरफ से भी कोचिंग दी जाती है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। बट उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ता है उनकी तरफ का। अगर एक बार आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वंस यू क्लियर द ट्रेनिंग यू कैन वेरी वेल राइट द एग्जाम, ठीक है? एनीथिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, IAS, IPS, IFS, IRS? Okay, I'll move on to the next topic. डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ, ठीक है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बोले तो आजकल हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो लोग क्या समझ रहे हैं, अभी भी जंग होती समझ रहे, अभी भी जाके आपको हाथ से लड़ना है समझ रहे, या लकड़ियों से करना है समझ रहे, या तलवार से। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठ के बस सिस्टम से ऑपरेट करना है, आपको बटन दबाना है, यहाँ से वहाँ अटैक हो जाता है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको ऑफिसर बनना है तो बस आपको इंटर के बाद एक NDA करके एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम लिखिए, नहीं तो आप डिग्री करें तो डिग्री के बाद एक CDS बोल के एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो एग्ज़ाम लिखिए। उसमें भी फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड पार्ट SSB बोल के एक सिलेक्शन सेंटर रहता है आपका, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा 5 दिन के लिए। 1 दिन में अगर आप क्लियर हो गए तो नेक्स्ट 4 डेज, अगर आप पहला दिन क्लियर नहीं करें तो आपको वापस भेज देंगे आपके घर। और थर्ड पार्ट रहेगा मेडिकल्स। मेडिकल में पूरा आपको क्या क्या है सब कुछ आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रिकवर करने के लिए कुछ टाइम देंगे, अदरवाइज दे विल सेंड यू आउट। तो ये अब लास्ट पार्ट इज पायलट। पायलट किसको बनना है या नहीं है? ठीक है, नहीं है तो भी मैं बोल देता हूँ, मेरा काम मैं करके चले जाता हूँ। आपको करना नहीं है, आपके पास कोई आएगा तो उनको बता देना, ठीक है? अब पायलट हमारे पास कितने टाइप का पायलट है आपको मालूम? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पायलट डू वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पायलट? वी हैव 5 टाइप ऑफ पायलट्स, यू नो, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ये कोई भी नहीं बोलते आप मेरे सिवा, ठीक है? 5 किस्म के पायलट है। सबसे पहला पायलट है कमर्शियल पायलट, जो कि पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाते, ये सबको मालूम। दूसरा पायलट है ट्रांसपोर्टेशन पायलट। अब आजकल जो ऑनलाइन के दौर में आप हैं, बैठे बैठे ये अच्छा दिखा, वो अच्छा दिखा, मंगा ले रहे आप ऑर्डर करके, सारी चीज़ें हैदराबाद में या निज़ामाबाद में अवेलेबल है। समथिंग विल बी अवेलेबल हियर और समथिंग विल नॉट अवेलेबल। कोई चीज़ें आपको दिल्ली से आएगी, कोई मुंबई से आएगी, कोई किधर से आएगी, तो क्या ऐसे ही हो जाता? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पायलट आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर होती है विद इन फ्यू आवर्स उसके अंदर। थर्ड टाइप का पायलट है VIP, जो प्राइवेट पायलट रहता। एंड फोर्थ वन इज फाइटर पायलट, एंड द फिफ्थ वन इज हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है? ये 5 किस्म के पायलट्स हैं हमारे पास। अब पायलट्स बनना पहले बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान हो गया। खाली इंटर का सब्जेक्ट कुछ भी होगा चलेगा, उसके बाद आपको या तो फ्लाइंग स्कूल चूज़ करना पड़ेगा या फ्लाइंग एकेडमी चूज़ करनी होगी, या नहीं तो फिर अगेन NDA का एग्जामिनेशन लिखना। NDA में फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स को देना। बस एयरफोर्स में पायलट की ओपनिंग्स है, वैकेंसीज है, तो आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट और आप पायलट बन जा सकते हो। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन एक राजीव गांधी एविएशन एकेडमी है, इंदिरा गांधी एविएशन एकेडमी है, वो एकेडमीज में जा सकते हैं। उनका एक एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना, तो वो लोग 50% स्कॉलरशिप में भी आपको पायलट ट्रेनिंग दे देंगे। एंड द थर्ड ऑप्शन इज यू नीड टू स्पेंड 50 lakhs और 60 lakhs टू बिकम पायलट। और पायलट का स्टेप 1 है SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है सबसे पहले आपको, उसके बाद में आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है, फिर लास्ट में आपको CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज, आई विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 1 minute। करेक्ट है, इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। आजकल सब लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं जा रहे, जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जा रहा है, ये बता रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है
कि इसी के लिए तो गवर्नमेंट क्या करे, आजकल जो छोटे लास्ट लेवल के जो जॉब्स है, सेकंड लेवल, लास्ट लेवल, सबको पूरा क्लीन शीट कर दिया, पूरे जॉब्स खत्म कर दिए गवर्नमेंट वाले। अब सिर्फ उनके पास क्या है, आउटसोर्सिंग पे करवा रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट पे जाना है तो सिर्फ जैसा कि हम बताएं अभी आपको यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं या फिर कोई सेंट्रल सर्विसेज के थ्रू जा सकते हैं, जिससे कि आप डिपार्टमेंट में रहेंगे तभी आप अपनी फॉर्म के लिए कुछ चीज़ें, कुछ इंप्लीमेंट्स, कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ रूल्स चेंज कर सकते हैं, कुछ उनके फेवर में नहीं है तो उसको चेंज करके फेवर में ला सकते हैं। जिसके लिए आपको पहले डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन चेंज और यू कैन इम्प्लीमेंट द गुड थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी। तो आपका होना हर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं रहेंगे तो आपको अगर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो जाके वहाँ पे रिक्वेस्टें करनी पड़ेंगी। इट माइट बी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी होगी या रिजेक्ट होगी, नहीं मालूम। अगर कोई आपका बंदा वहाँ बैठा है तो आप फिर जाके बोले तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट में जाना ज़रूरी है। और प्राइवेट का तो कैसे भी कर सकते हो जाए। एनीथिंग एल्स सर? पायलट के लिए, हाँ, पायलट के लिए देखिए इंटरमीडिएट इज़ एनफ। आपको कुछ भी डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ग्रेजुएशन में कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कर लिए तो आप वेल एंड गुड, नहीं करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंटरमीडिएट होना, पहले एमपीसी होना बोलते थे, अब आजकल सब इंटरमीडिएट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पहले क्या बोलते थे, हाइट देखते थे, वेट देखते थे, फिर आई साइट देखते थे, सब कुछ। तो जिससे कि पायलट बनना मुश्किल होता था। अब आजकल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पायलट्स और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, दैट्स व्हाट पायलट के लिए एकदम लो क्राइटेरियाज रख दिए। और पायलट का कोर्स आप 18 मंथ्स में कंप्लीट कर दे सकते हैं। डिग्री तो भी आपको 3 साल लगेगी, बट 2 साल के अंदर आप अच्छे पायलट बनकर निकल सकते हैं। एज लिमिट, गुड क्वेश्चन। एज लिमिट देखिए 18 से लेकर आप 55 तक, 60 तक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर इट। अगर आप अभी चाह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा अपना करियर बना लें, थोड़ा स्पेंड बचा के रखें, मनी सेव करके, तो तब भी आप कर सकते हैं बाद में। जी सर, हैदराबाद में है राजीव गांधी एविएशन एकेडमी है, फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी है, और दिल्ली में इंदिरा गांधी एविएशन एकेडमी है। तो इस तरह से बहुत मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में भी है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं आप। प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बताएं, पायलट बनने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बनना है तो आपको इंटर के बाद एनडीए का एग्जाम लिखना होगा, एयरफोर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस। तो एयरफोर्स में आपको पायलट बनाएंगे वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कुछ पैसा खर्चा नहीं होगा। अभी आपको ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 30,000 स्टाइपेंड देंगे आपको लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ओनली। एंड सेकेंड ऑप्शन तो मैं बताया था आपको 50%। अब आपका 60 लाख फीस है पायलट बनने का, तो एग्जाम लिखा इंदिरा गांधी वाले, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 60 लाख वो आपको रिड्यूस कर देंगे 50% स्कॉलरशिप बोलेंगे। तो उसका फीस आपका 60 लाख 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है स्कॉलरशिप के बेसिस पे। एंड द थर्ड ऑप्शन इज पेमेंट जितना भी है पूरा पे करके आप पायलट बन सकते हैं। 1.5 ईयर और मैक्स टू मैक्स 2 ईयर्स में आप पायलट बन जा सकते हैं। अगले 10 साल के लिए हमारे को करीब 2000 पायलट्स की ज़रूरत है, 2000 से 10,000 पायलट्स की ज़रूरत है। तो पायलट्स आजकल आ रहे नहीं, ग्रेजुएशन से भी ईजी ऑप्शन है पायलट बनना, सिर्फ 2 साल में हो जा रहा है। आपकी सैलरी मंथली आप इजीली आप 8 लाख 10 लाख कमा सकते हैं। बात करें ऑल इंडिया टीचर्स की बात करें, ये अगेन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग। अगर आप क्लर्क के उसके लिए लेवल के लिए अप्लाई कर रहे तो 24, 27, 30 तक इजीली कर सकते हैं। और बड़े एग्जाम्स के लिए तो उसके लिए भी आजकल एज बढ़ा दी गई है, तो 30 ईयर्स तक आप सब कुछ कर सकते हैं। 30 ईयर्स तक हमारे एक सर बोलते थे, अगर कुछ भी करना है तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो बोलते थे। तो इसी तरह से आपको भी जो भी करना है कमाल का, हाई लेवल अच्छा ज़बरदस्त एक्सपर्ट बनो, जो भी चीज़ में जा रहे हो, नहीं तो बनो ही नको, वो चीज़ में जाओ ही नको, जाके वेस्ट करो नको। आपको इंजीनियर बनना है तो एमसेट लिख के इंजीनियर मत बनो, जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करके आईआईटी से इंजीनियर बनो। डॉक्टर बनना है आपको, ये नॉर्मल कॉलेज से मत बनो, आईआईएम से उधर से डॉक्टर बनिए, एआईएमसी से। और डॉक्टर बनने के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑप्शन है, AFMC बोल के एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम लिख के फ्री ऑफ कॉस्ट में डॉक्टर भी बन सकते हो। डॉक्टर की फीस आई थिंक आप लोगों को पता है। अगर आपको रैंक नहीं आता है, अगर आपको रैंक नहीं आया, आप नीट में फेल हो गए, अब डॉक्टर बनना चाह रहे तो इजीली 1 CR या फिर 1.2 CR होगी उसकी फीस। ठीक है, एनीथिंग लास्ट 1 minute? So sir, I'm done from my end. Thank you so much for giving the opportunity. Yes, it's ये एक प्रोफेशन पैसे के लिए नहीं है, एक रुआब के लिए है और हेल्पफुल नेचर। और अगर एक
आप एक किंग के जैसा रुतबा चाहते हैं, यानी कि बादशाहत चाहते हैं, तो यूपीएससी एक आपका बेहतरीन गोल हो सकता है, क्योंकि इसे किंग्स ऑफ प्रोफेशंस भी कहा जाता है और ये ख़त्म नहीं, बादशाहत की शुरुआत होती है। जी, हमारे साथ और एक मुकर्रिर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपना शॉर्ट टर्म में मैसेज दे दें। एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आप सबको कि मिनिमम से मिनिमम अपन ग्रेजुएशन तो भी कंप्लीट करना चाहिए, चाहे कौन से भी फील्ड हो। आप चाहे सीईसी ले लो या चाहे एमपीसी ले लो या इंजीनियरिंग ले लो, जो कुछ भी हो, आज के मौजूदा हालत के हिसाब से ग्रेजुएशन तो मस्ट है अपने लिए। इधर वो चाहे अपने को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में लो या चाहे प्राइवेट कंपनीज में ले लो, आज के दौर में हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। और एक चीज़, हमारा जो ये एनजीओ है करियर गाइडेंस काउंसिल, उसका हमारा यूट्यूब का पेज भी है, उस पर आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसा इंटरव्यूज़ क्रैक करना है और एसएससी के बाद क्या करना है। उसके लिए भी हमारे यूट्यूब के चैनल पे वीडियोस भी अवेलेबल है, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर आप लोग को कुछ क्वेरीज है आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज आप सबका डिटेल्ड होना चाहिए कि आपका डाउट क्या है और आप हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन करना चाह रहे हैं। बस यही मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। एमएसओ के ब्लड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शहीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि मीर मोहसिन अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेलिसिटेट करें। मैं हमारे रहीम कोऑर्डिनेटर चैतन्य, मैं हमारे तारुफ के लिए था कि कौन से प्रोफेशंस होते हैं, किन किन फील्ड में तलबा महारत हासिल कर सकते हैं, और इनके लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। प्रोग्राम्स के बाद भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है वो। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम ऐलान करता हूँ। आपका इस प्रोग्राम में बासब्र बैठने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है हैदराबाद से आए थे यहाँ पर। करियर गाइडेंस काउंसिल एनजीओ है हमारा हैदराबाद में, उसके थ्रू जो है एमएसओ की तरफ से हम लोग ये प्रोग्राम करने आए थे। ये प्रोग्राम मोस्टली जो है 10th और इंटर के बाद क्या करना, इस मुनासिबत से हम लोग आए थे कि व्हाट आफ्टर 10th और आफ्टर 12th क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, अकाउंटिंग के हैं, या फिर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, या कोई IAS IPS बनना चाह रहा था, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। एक 10th के बाद बच्चे यूजुअली जो है कंफ्यूज माइंड्स रहते हैं कि क्या करना है, कोई सही गाइडेंस नहीं रहता। तो हमारी टीम जो है उस पर फोकस करती है। मोस्टली हैदराबाद में हम काम करते हैं, तो यहाँ पर MSO की तरफ से हम लोग आज आए थे ये प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा बच्चों की तरफ से, बहुत सारे बच्चे जो है खुश थे ये प्रोग्राम से, और उनके बहुत सारे हम लोग क्वेरीज भी लिए हैं। और हम फ्यूचर में भी देखते हैं कि कैसा हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करें MSO के साथ मिलके। माशाल्लाह आज का जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था बहुत सक्सेसफुल था। हैदराबाद से करियर गाइडेंस काउंसिल वाले आए थे, एक्सपर्ट्स थे जो कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ामत के आवाम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में सब लोग आए थे और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से बहुत कुछ सीखे गए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं। इंशाल्लाह अगर आगे किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमारे MSO से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके करियर गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगे और आगे इस काम को हम जारी रखेंगे। शुक्रिया।